हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 5 ऑफ जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस आज के सेशन में करने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए तो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, और अगर कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। सो डजंट मैटर वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा। दिस इज अ गारंटी दैट यू कैन टेक फ्रॉम मी। एंड इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन 5 जनवरी 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा आपके सामने, देखते हैं सर। चलें पहली न्यूज डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज में हमको बात करनी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उसको हम लोग इस समाचार में डिस्कस करेंगे। मगर उसके पहले और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ना ही क्यों है, ये न्यूज में क्यों है, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो समाचार यह है कि जो मणिपुर में नए नए अभी न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है मणिपुर के, उन्होंने ये सजेशन दिया है कि स्टेट पुलिस जो है वो लीगल ऑप्शंस जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है उसका इस्तेमाल करे, जिसमें 1 साल तक बिना किसी ट्रायल के आप किसी को जो है डिटेन कर सकते हो, जेल में बंद कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल कर कर राज्य में, मणिपुर में आपने को पता ही है कि साल 2 साल से किस तरीके का जो है स्थिति बनी हुई है, तो जितने भी जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो ट्रबल मेकर्स हैं, इन सबको जो है बंद किया जाए। और इसकी मदद से फिर जो वायलेंस वहां पर हो रहा है, हर कहीं जो है वायलेंस की घटनाएं आ रही है उस राज्य में बार बार निकल निकल के, इसको इस पर्टिकुलर एक्ट की मदद से कंटेन किया जा सकता है। ये जो है सजेशन अभी मणिपुर के जो नए गवर्नर साहब अपॉइंट किए गए हैं उनके द्वारा ये सजेशन दिया गया। अब ऑब्वियसली बात है, जब एनएसए के एक्ट को लगाने की बात की जा रही है, 1980 का एनएसए या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के इस्तेमाल की बात हो गई है, तो इसके चलते ये न्यूज में आ गया है। और एज एन एस्पिरेंट अब अपने को ये पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, तो वही अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट कंटेक्स्ट बताने के लिए कि एनएसए पढ़ना क्यों है, ये मैंने आपको न्यूज बताई है। चलें देखते हैं व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट enacted in 1980 to maintain public order and national security। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है जिसको 1980 में इनैक्ट किया गया था ताकि आपको पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में मदद मिल सके। पहला सवाल तो ये कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग कानून को समझते हैं। कानून का मतलब होता है एक कोई नियम कायदा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जिसका आपको पालन करना है, जिसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं, जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, अगर आप उसका वायलेशन करते हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं, इन दैट कंडीशन ये माना जाएगा कि आपने उस कानून का उल्लंघन किया है। अब अगर आपने उस कानून का उल्लंघन किया तो फिर उसके लिए आपको सजा दी जाती है। अब ये जो सजा आपको दी गई है, ये एक्ट कर चुकने के बाद में आपने कोई कानून का पालन नहीं किया, आपने जो भी अपने एक्टिविटीज वगैरह करनी थी उसमें आपकी मदद, आपके हाथों कुछ कानून टूटे और उसके बाद में फिर आपके ऊपर एक प्यूनिटिव एक्शन लिया गया, आपको फिर कुछ सजा दी गई, मगर कुछ कर चुकने के बाद में जो है आपको वो सजा दी जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक्ट होता है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति को कुछ करने के पहले ही जो है डिटेन किया जाता है, कहीं पर बंद कर दिया जाता है ताकि वो कुछ कर ना सके। अगर आपके पास में ऐसी कुछ लोग हैं, इस तरीके की कोई परिस्थिति है जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ लोग जो है कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति खराब हो सकती है, वो जाके कुछ कानून तोड़ सकते हैं, तो इस तरीके के लोगों को वो कानून तोड़ने से रोकने के पहले आप उनको उठा के बंद कर दो कि भैया हमें लग रहा है कि तुम ये फलानी फलानी हरकत करोगे, इसलिए तुम बंद रहोगे, या तो जेल में बंद करेंगे या फिर कहीं पर भी तुम्हें डिटेन करके रखेंगे, तुम्हें आने जाने नहीं देंगे, तुम एक जगह बंद रहोगे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए। इस तरीके के जो कानून होते हैं इसे बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। समझिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब क्या, कोई कानून आपने तोड़ा है उसके लिए आपको सजा देने के लिए नहीं बनाया गया, ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि आपको कोई कानून तोड़ने से रोका जा सके, कोई अपराध करने से आपको रोका जा सके, जिसके चलते पब्लिक ऑर्डर के ऊपर कोई जो है आंच आ सकती है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई अगर आंच आ सकती है, ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को कहीं पर अगर डिटेन किया जाता है ताकि वो कुछ कर सकता है जिसको करने से उसको रोका जाए, उसके लिए जो कानून बनाया गया उसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ध्यान रखना है आपने। Preventive detention involves the detainment/containment of a person in order to keep him/her from committing future crimes and or from escaping future prosecution। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की मदद से किसी भी व्यक्ति को कहीं पर डिटेन किया जाता है, जेल में बंद किया जा सकता है, किसी उसके घर को ही जेल डिक्लेयर किया जा सकता है और वहां पे उसको डाला जा सकता है, या कोई और पर्टिकुलर जगह वहां पर उसको रोका जा सकता है ताकि उसको कोई भी जो भी आपका फ्यूचर में कोई कानून तोड़ने से या कोई क्राइम करने से बचाया जा सके। अब ऑब्वियसली बात है वो क्राइम नहीं करेगा तो फिर उसका प्रोसिक्यूशन जो है उससे भी उसको जो है
है बचाया जा सके, एक ये पर्टिकुलर चीज है। प्लस अगर इस तरीके का आपको कुछ एक अंदेशा है कि इसने कुछ कानून वानून पहले तोड़ दिया है और ये भाग सकता है, ये इसके ऊपर जैसी कार्यवाही वगैरह शुरू होने की जो है प्रोसेस शुरू हुई है, तो ये भाग सकता है उस प्रोसिक्यूशन से, तो उसको वो भाग ना पाए, उसने पहले जो कानून वानून तोड़ा था उसके प्रोसिक्यूशन से, उसके लिए भी जो है इसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाकर इसको कहीं पर कन्फाइन किया जा सकता है। अब भारत का जो संविधान है इसके आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो है इजाजत दी गई है, यानी कि पहले क्राइम करने के पहले, कोई एक्शन लेने के पहले बंद करने की जो है परमिशन आर्टिकल 22 जो है संविधान का देता है। Article 22 of the Constitution allows for preventive detention and restriction on personal liberty for reasons of state security and public order। तो आर्टिकल 22 ये बोलता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को रख सकते हो, मगर और उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हो, यानी कि कहीं भी घूमने फिरने जाने फिरने की आजादी जो है रोक लगाई जा सकती है अपराध करने के पहले, मगर उसके सिर्फ दो ही ग्राउंड्स हैं। एक तो राज्य की जो पूरी सिक्योरिटी है, देश जो है या देश के किसी हिस्से की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ रहा हो उस आदमी की हरकतों के चलते। दूसरा ये कि वो पब्लिक ऑर्डर को जो है नुकसान पहुंचा सके, जैसे लेट से कहीं पे कोई दंगा वंगा भड़क गया है, कहीं कोई कम्युनल टेंशन है और पता है कि ये आदमी जाएगा और उसके बाद में वहां पर जाके कोई भाषणबाजी करेगा और मसले और खराब हो सकते हैं, मैटर और बिगड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी जो है पब्लिक ऑर्डर के आधार पर उसको बंद किया जा सकता है, कहीं जाने से उसको रोका जा सकता है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर जो है आप निषेध लगा सकते हो, उसको कहीं पे कन्फाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आर्टिकल 22 के तहत में की जा सकती हैं, अपने को ध्यान रखना है। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अब जब एक बार एनएसए लगाया जाता है या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इंपोज करने की पावर सरकार के पास में, तो ये कानून सरकार को क्या क्या पावर देता है और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। The NSA empowers the center or a state government to detain a person to prevent him from acting in any manner prejudicial to national security। तो NSA के तहत में आप चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों के पास में ये पावर है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सकते हैं, और दोनों में से अगर किसी ने भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है तो उनके पास में फिर ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हो, ताकि उसको किसी भी तरीके से ऐसे एक्शंस करने से रोका जा सके जिससे कि देश की सुरक्षा के ऊपर या संप्रभुता के ऊपर जो है खतरा बनता है, नेशन की सिक्योरिटी जो है उसको किसी भी तरह से आंच ना आने दी जाए, और अगर किसी की हरकतों के चलते ऐसा कुछ हो सकता है तो उसको वो हरकतें करने से पहले जो है डिटेन किया जा सके, बंद किया जा सके, ये पावर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में सरकारों के पास में होती है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर और फॉर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। वही बात जो मैंने बताई कि कहीं पर अगर किसी व्यक्ति की कुछ हरकतों के चलते पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो सकता है तो उसके पहले भी जो है उसको रोका जा सकता है। तीसरा, अगर कहीं पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई या सर्विसेज पहुंचानी है और पता चला कि आप रोड ब्लॉक करके बैठे हो, धरना दे रहे हो या दे सकते हो, देने जा रहे हो, रास्ता आप रोक के बैठ जाओगे और उसके चलते एसेंशियल सप्लाईज और सारी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको जेल में बंद या फिर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइन किया जा सकता है। अब सवाल उठेगा कि अगर आपने बंद कर दिया तो फिर कितने वक्त तक आप ऐसे किसी को बिना कोई अपराध किए, आपने उसको एक अपराध करने से रोका है मगर टेक्निकली उसने कोई अपराध किया नहीं है, तो इस तरीके के प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप व्यक्ति को कब तक बंद करके रख सकते हो? इसका जवाब ये हो जाएगा कि मैक्सिमम एक व्यक्ति को एक बार में 12 महीनों तक या फिर 1 साल तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। जैसे कि मैं हूं, अब अगर मुझे लेके सरकार को अंदेशा हो गया कि भाई मेरी एक्टिविटीज वगैरह से नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट या एसेंशियल सर्विसेज वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है, तो मुझे एनएसए में बंद कर दिया गया। अब एक बार अगर मुझे एनएसए में बंद कर दिया गया तो बिना मुकदमा चलाए, बिना कुछ किए, मुझे 12 महीनों तक के लिए या 1 साल तक के लिए जो है एनएसए के तहत में जेल में बंद करके रखा जा सकता है या मुझे डिटेन किया जा सकता है। चले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। अब जाहिर सी बात है, मणिपुर में एक तो इनको अंदाजा लगी गया होगा मोटे मोटे तौर पे कि कौन लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं या पर्दे के पीछे से गड़बड़ करवा रहे हैं, खुद अगर सामने नहीं आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ये आग वाग लगाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं और मसले खराब होते हैं। तो जिन जिनको आपने पॉइंट आउट कर लिया है, पकड़ लिया है, वो सारे के सारे लोग जो हैं अब बंद कर दिए जाएंगे 12 महीनों के लिए। अब 12 महीनों तक अगर आप अपनी हरकतें नहीं कर पाओगे तो उस 12 महीनों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर लिया जाएगा, और मोटे मोटे तौर पर जितनी भी समस्याएं हैं सरकार उनको सॉर्ट आउट करके पीस जो है वो रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएगी। ये इन लोगों का प्लान है। तो ये जो है अपना ये न्यूज हो गई पूरी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है और क्यों अपन को पढ़ना था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ये किस तरीके का कानून है? जवाब हो जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर कहां से आती है, या फिर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह जो है बनाने की पावर कौन देता है? भारत का संविधान, उसका आर्टिकल 22 वो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की परमिशन देता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड्स क्या है? 2, नेशनल सिक्योरिटी हो गया
और दूसरा पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर में तीसरा एनएसए एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एसेंशियल सर्विसेज वगैरह की सप्लाई कहीं जानी है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तब भी आपको जो है बंद किया जा सकता है। एंड लास्टली कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत में किसी या एनएसए के तहत में अगर बंद कर दिया गया तो कितने वक्त तक के लिए बंद किया जा सकता है? लगातार 12 महीनों तक के लिए बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में रखा जा सकता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। यहां से इतने ही क्वेश्चंस बनकर अपने तैयार हो सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इसमें अब हम लोग शेड्यूल एम के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल एम क्या है और क्यों न्यूज में है, प्लस यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। शेड्यूल एम, इट इज पार्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945. इट आउटलाइंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो शेड्यूल एम क्या है? भारत में कानून है जिसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945। इसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, कई सारी इसमें बातें लिखी होंगी, कई सारे इसमें शेड्यूल्स होंगे। जैसे भारत के संविधान में कई सारे शेड्यूल्स होते हैं, उसी तरह इस कानून में भी कई सारे शेड्यूल्स होंगे। उसमें से एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल एम। अब इसकी खासियत यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत में अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किसी भी तरीके से शामिल हो, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप वहां पे कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज भारत में बना रहे हो, तो किस तरीके से जो है आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो कि वो सेफ एंड सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आए, उससे रिलेटेड जो भी आपकी आउटलाइंस हैं, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब आपको शेड्यूल एम में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये कि भारत में अगर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई भी चीज आप कर रहे हो या फिर कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है, तो कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कहां पे प्रोडक्शन किया जाए, किन बातों को ध्यान में रखा जाए, क्या आपके डूज होने चाहिए, क्या आपके डोंट होने चाहिए, इन सारी बातों को आउटलाइन करता हुआ जो शेड्यूल है, जो आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 का पार्ट है, उसका नाम है शेड्यूल एम। इट कवर्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वही बात जो मैंने कही कि आप अगर कहीं पे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, दवाई बना रहे हो, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जिस जगह पे आप बना रहे हो, जो आपकी प्रीमाइसेस है वो कैसी होनी चाहिए, कितने बड़े इलाके में मिनिमम आप काम कर सकते हो, खुला इलाका होना चाहिए या नहीं, मिनिमम कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये सारी चीजें हो गई प्रीमाइसेस। दूसरा, आपका जो प्लांट है वो किस तरीके से लगाया जाएगा, उसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो करोगे वो। एंड तीसरा, फिर आप जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे वो किस स्थिति में होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना पुराना आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, लेटेस्ट कौन से इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें, मतलब कहां पे आप जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहां पे आपका प्लांट किस तरह से लगा और किस तरीके के इक्विपमेंट्स का आप इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड करने वाले हो, इन सारी चीजों को आउटलाइन करते हुए जो सारी बातें हैं, ये सारी चीजों के बारे में जो भी नियम कानून है वो आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के शेड्यूल एम में लिखे गए हैं। एंड ये जो है, इसके चलते शेड्यूल एम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया शेड्यूल एम क्या होता है और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर न्यूज में है क्यों। जवाब यह है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गेव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 12 months to comply with revised standards of Schedule M of the Drugs and Cosmetics Act, with new date being December 31st, 2025। तो समाचार ये है, या फिर वो वजह, या फिर वो न्यूज जिसके चलते शेड्यूल एम सुर्खियों में बना हुआ है, वो यह है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के शेड्यूल एम में किए गए हैं कुछ बदलाव, या फिर यूं कहना चाहिए कि आपके ये प्रीमाइस, प्लांट और इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करोगे फार्मास्यूटिकल की, उसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्विक किया गया है, थोड़ा सा बदला गया है, इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ चीजें हटाई गई हैं। तो इसके बाद जो शेड्यूल एम मॉडिफाई होकर निकल कर आई है, उस शेड्यूल एम में जो नई बातें जोड़ी गई हैं, जो नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं, उस पर्टिकुलर बातों के बेसिस पर या उस प्रोविजंस के बेसिस पर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हो कि या नहीं कर रहे हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हेल्थ मिनिस्ट्री ने 12 महीनों का वक्त दिया है। पहले भी इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया था, बट वो टाइम शायद नाकाफी रहा होगा, तो इनको 12 महीने और बढ़ा के बोले गए हैं। और ये कहा गया है कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 31, 2025 तक, ये जो शेड्यूल एम में बदलाव किए गए हैं, जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रीमाइस, प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो मशीनें हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था कर लीजिए। जो गुड प्रैक्टिसेस वगैरह है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल की, उसमें जो भी बदलाव किया गया है, और जो भी बदलाव फिर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस या प्लांट या प्रीमाइसेस वगैरह में करने हैं, वो सब कर कराकर आप इन 12 महीनों में खत्म कर लो। उसके बाद में अगर किसी को फिर पाया गया कि वो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो फिर उस पर या तो जुर्माना होगा, या फिर उसको सजा होगी, या फिर और भी कोई दूसरे एक्शंस लिए जा सकते हैं, शटडाउन भी करवाया जा सकता है। तो फिर कोई रोना गाना ना करे, विक्टिम ब्लेम ना करे, इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया है। 12 महीनों का जो है टाइम आपको शेड्यूल एम वगैरह को कंप्लाई करने के लिए दिया गया है, और ये पर्टिकुलर जो है समाचार आपका न्यूज में बना हुआ है। तो ये तो हो गई अपनी न्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहला तो ये
कि जो शेड्यूल एम रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था वो किस कानून से रिलेटेड है। तो जवाब हो जाएगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आपका जो ये कानून है 1945 का, इससे रिलेटेड है। दूसरा ये कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 का जो शेड्यूल है हाल फिलहाल रिसेंटली न्यूज में बना हुआ था, ये किस चीज से रिलेटेड है। जवाब हो जाएगा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की इंडिया में, ये उनको आउटलाइन करता है कि किस तरह से आपने भारत में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में किन बातों का जनरल ध्यान रखना है। तीसरा ये कि ये जो शेड्यूल है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 का रिसेंटली न्यूज में है, जो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया को आउटलाइन करता है, ये प्रोमिनेंटली किन बातों पे या किन रिक्वायरमेंट्स पे बात करता है। तो जवाब हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो है ये जोर देता है, जिनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस वगैरह में किया जाता है, किस तरह से आपने इनको यूज करना है उसके बारे में ये बात करता है। लास्टली कि इसमें जो बदलाव किए गए रिसेंटली उसको कंप्लाई करने के लिए लास्ट डेट कौन सी है, इसके आने की संभावना थोड़ा सा कम है और वनडे के रेलवे के ग्रुप सी या डी में पूछा जा सकता है, मगर फिर भी कि लास्ट डेट कौन सी है जो आपकी रिवाइज शेड्यूल एम है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 की, इसको कंप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 2025। इसके चलते ये न्यूज में बना हुआ है। हालांकि ये लास्ट वाले सवाल की आने की संभावना कम है, मगर इसके पहले के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से पूछे जा सकते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को उसको प्रिपेयर करना है। चले दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, नेक्स्ट देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं, और ये जो समाचार है ये मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर जो GS3 का हमारा पेपर होता है जिसमें इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर पे बात की जाती है या एग्री इकोनॉमी के ऊपर बात की जाती है, वहां पर अगर कोई क्वेश्चन आता है और इस जो भी फैक्ट्स वगैरह भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इसको या इनमें से किसी फैक्ट को अगर आप अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन के आंसर में अगर आप कोट करते हो तो आपका आंसर बड़ा इफेक्टिव बनकर तैयार होगा, क्योंकि उसमें फिर सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर जो है आप अपने पॉइंट्स को बैक कर पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये न्यूज अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। चलें, और खास तौर पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे इस न्यूज को देख रहे हैं वो इसको जरा अच्छे से प्रिपेयर करें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेंस ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम रीसेंट रिव्यू मीटिंग ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आपके जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई होगी अपनी एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो भी बाकी वो प्रोसेस वगैरह करते रहते हैं ताकि एग्रीकल्चर में किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जा सके, किस तरीके से जो है आपका पूरी व्यवस्था वगैरह चल रही है कृषि से रिलेटेड, इसको लेके वक्त वक्त पर रिव्यू मीटिंग्स होती रहती है। तो इसी तरीके की रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग हुई है, उसमें डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए, एक एक करके अपन लोग उनको डिस्कस करते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर विल रिमेन बिटवीन 3.5 to 4% दिस ईयर। मतलब ये कि एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर है और एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी सेक्टर डिपेंड करते हैं, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया और इससे रिलेटेड जो आपके दूसरे सेक्टर्स वगैरह हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, से सारी चीजें सबको अगर आप एक साथ कंसिडर करो तो लगभग 3.5 से 4% की रेट पे ये इस साल ग्रो करेंगे, या इस फाइनेंशियल ईयर में इनको इस रेट पर जो है ग्रो करना है। 6-point स्ट्रेटजी फॉर फार्मर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर के सेक्टर को और ज्यादा डेवलप किया जा सके, किसानों का और ज्यादा फायदा कैसे करवाया जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए 6-point स्ट्रेटजी जो है सरकार ने बनाई है, या इस 6-point स्ट्रेटजी को जो है अडॉप्ट किया है और उसके बेसिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कोट करिए अपने एग्जामिनेशन में कि भाई ये 6-point की स्ट्रेटजी पे जो है सरकार काम कर रही है किसानों को फायदा कराने के लिए। नो डाउट आपके जो है मार्क्स एग्जामिनर आपको बढ़ाकर देगा अगर आप इसको कोट नहीं करते हैं और जो अपना आंसर लिखते हैं उसके अपेक्षा अगर आप अपने आंसर में इसको कोट करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़कर आएंगे। इसमें सबसे पहला क्या है, इट इंक्लूड्स मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन लाइक हाइब्रिड सीड्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहला तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जितने भी मेजर्स वगैरह हैं वो पहला पॉइंट है। प्रोमिनेंटली इसमें हाइब्रिड सीड्स के इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया गया। जाहिर सी बात है हाइब्रिड सीड्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसकी मदद से आपकी जो पैदावार है वो बढ़ के आएगी। इससे दो चीजें होनी है, एक तो कम आपका जो है इनपुट में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा और उसको बेचकर किसान का फायदा। दूसरा यह है कि अब ज्यादा मात्रा में अगर पैदावार हो रही है तो इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, एंड बाहर भी जो है फिर हम लोग जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी करने की और उसको कर ज्यादा से ज्यादा पैसा जो हम लोग कमा सकेंगे। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, रिड्यूस कॉस्ट रेज इनकम्स। तो दूसरा पॉइंट यह है कि हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी मदद से इनपुट जो कॉस्ट जितना भी लग रहा है आपका एग्रीकल्चर में उसको हर तरीके से कम किया जा सके। तीसरा, इनकम्स बढ़ाने की कोशिशें जो है किसानों के लिए की जा रही हैं। चौथा, पे अटेंशन टू लीगलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। एंड अगला यह है कि आपके क्रॉप से रिलेटेड जितने भी आपके ये जो भी आपके इंश्योरेंसेस वगैरह कराए जाते हैं, इनका लीगलाइजेशन जो कराया जाता है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड
छोटे से छोटे किसान को इसमें शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। लास्टली नेचुरल फार्मिंग को जो है काफी ज्यादा प्रमोट करने का भी जो है जोर दिया गया है, जिसकी मदद से किसान को इंसेक्टिसाइड्स और बाकी सारी चीजें जो लेना पड़ती हैं, इसका भी जो बोझ है धीरे धीरे उसके ऊपर कम हो, और अल्टीमेटली फिर वो पूरी तरह से इसको गिव अप कर दे और इसके बिना भी जो है भारत में कृषि की जा सके। इसके लिए नेचुरल फार्मिंग जो है इसको बढ़ाने के ऊपर भी जो है जोर दिया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ इन सारी बातों को अब ये कह तो दिया है आपने कि आप कॉस्ट कम करवाओगे, आप इनकम बढ़वाओगे, आप हाइब्रिड सीड्स वगैरह की मदद से प्रोडक्शन इंक्रीज करवाओगे, फलानी ढिकानी चीजें, नेचुरल फार्मिंग वगैरह वगैरह। अब पॉइंट उठता है कि इसको करवाओगे कैसे? तो इसको लेकर सरकार जो है या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, केंद्रीय जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कुछ स्कीम्स वगैरह चला रही है। इनको और ज्यादा एम्फेसिस के साथ में जो है आपका इंप्लीमेंट कराने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो पीएम की किसान सम्मान निधि है। इसमें आपको साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसकी मदद से जो भी आपको बीज और बाकी सारी चीजें खरीदनी है वो आप ले सको। खासतौर पे छोटे किसानों की बात की जाए तो उनके लिए ये जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें जो पैसा मिलता है 3 किस्तों में, ये बहुत ज्यादा काम आता है। हाइब्रिड सीड्स वगैरह को खरीदने में भी जो है इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है कि अगर किसी वजह से अगर आपका फसल खराब होती है या उसका एक हिस्सा खराब होता है तो आपको इंश्योरेंस अगर पहले से है तो पैसा वापस मिल जाएगा उसका। सरकार आपकी जो फसल लगवाई जा रही है उसका पहले से इंश्योरेंस वगैरह करवाती है। तीसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्कीम तो है कि एमएसपी से कम पर आप अपना अनाज जो है बेचोगे नहीं तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट में जो है पैसा आपको मिलना ही मिलना है, और कोई अगर नहीं खरीदे तो सरकार तो खरीदे ही खरीदेगी। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, एग्री इंफ्रा फंड जो है, ये भी एक पर्टिकुलर स्कीम है। तो ये 4 प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं जिसकी मदद से ये आपके इस 6 पॉइंट एजेंडा को लागू करवाने की कोशिश सरकार लेटर एंड स्पिरिट में कर रही है। तो इन स्कीम्स का भी नाम अपने को याद रखना है और इनके बारे में भी अगर आप हो सके तो थोड़ा सा और पढ़िएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज में निकल कर आया है और उसको भी आप कोट कर सकते हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, वहां पर एक एग्जांपल के तौर पर इसे कोट किया जा सकता है। वो है कि सेंटर इज नाउ डिसाइडेड टू असेस क्रॉप लॉसेस थ्रू सैटेलाइट्स, दैट इज रिमोट सेंसिंग इंस्टेड ऑफ मैनुअल असेसमेंट। तो केंद्रीय सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर कभी कहीं पर फसल वगैरह खराब होती है किसी भी वजह से, तो सबसे पहले इंश्योरेंस, और वो सारी फसल अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस वगैरह देने के पहले जो भी आपको फिर देना है हर्जाना वगैरह उसको देने के पहले असेसमेंट किया जाता है क्रॉप का कि कितना नुकसान हुआ है। वो सर्टेन लिमिट बनाई जाती है कि 50% से कम नुकसान हुआ तो इतना मिलेगा, 30% से कम नुकसान हुआ तो इतना मिलेगा, 70% या 90% या पूरी फसल खराब होगी तो फिर इतना पैसा मिलेगा, इस तरीके से। तो जब भी असेसमेंट वगैरह किया जाता है, वहां पर जो आदमी असेसमेंट करने आ रहा है, कई बार वहां करप्शन के आपके इल्जाम लग रहे हैं या फिर पहले से अगर कोई ग्रजेस हैं तो पता चल रहा है कि जितना असेसमेंट वगैरह जो है में आपका डाटा आ रहा है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, इस तरीके की चीजें बहुत सुनने में आ रही हैं। अब मगर केंद्र सरकार ने यह डिसाइड किया है कि क्रॉप लॉसेस के असेसमेंट में अब सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग जो है इसके आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, मैनुअल असेसमेंट जो है बंद करवाया जाएगा। एक तो सैटेलाइट्स की मदद से जो भी आपको असेसमेंट का डाटा मिलना है वो एक्यूरेट मिलना है। दूसरा जो आपका हरासमेंट होता था, ये जो एजेंट्स आते थे असेसमेंट करने वाले कि हमको इतना इतना पैसा दो तब हम तुम्हारी जो है इतना परसेंट बढ़ा के लिखवा देंगे या इतना परसेंट घटा के लिखवा देंगे, इस तरीके की हरकतें बंद हो जाती हैं। कई जगहों पर जब क्रॉप का आपका जो है नुकसान कम हुआ है और आपने पैसा खिला दिया उसको और उसने ज्यादा बढ़ा के लिख दिया तो सरकार का भी नुकसान हो रहा है। 30% का पता चला कि नुकसान था, 70% लिख दिया गया, उसमें बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ गया। इस तरीके के जो है सरकार आपका करप्शन भी रोका जा सकता है, हरासमेंट भी जो है किसानों का रोका जा सकता है, और जो गलत मैल प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही थी इनको भी जो है रोकने के ऊपर सरकार इस पर्टिकुलर कदम की मदद से जोर दे रही है। तो ये अब डिसाइड किया गया है कि सैटेलाइट की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से जो है अब जो भी आपका क्रॉप का असेसमेंट किया जाएगा डैमेजेस वगैरह का, इसकी मदद से होगा। अब मैनुअल असेसमेंट जो है इसको बंद किया जा रहा है। ये and also if crop loss happens and farmer is entitled for claim and insurance company delays it, then it will pay 12% on the amount for delayed period। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्रॉप लॉस हो गया, असेसमेंट वगैरह सब हो गया और फाइनली अब डिसाइडेड है कि आपको किसान को जो है प्रीमियम पे करना है, मगर जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो किसी वजह से उसको डिले कर रही है और लेट हो रही है, तो जिस दिन उसका पेमेंट होना चाहिए था से लेकर जितने वक्त तक आपने डिले किया, इस पीरियड में जितना जो आपका पीरियड गया है, तो जो भी आपको अमाउंट देना था इंश्योरेंस कंपनी फिर उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करेगी डिलेड पीरियड के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कर लें कि आपको 1 लाख रुपए जो है प्रीमियम पे करना था और जिस तारीख को करना था उससे 2 महीने आपने डिले कर दिया, तो 2 महीने के डिले करने पर इस 1 लाख रुपए के ऊपर आप 12% पर एनम के हिसाब से जो है उसको फिर किसान को इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो फिर उसे 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, उसको साथ में इस 1 लाख रुपए के ऊपर 2 महीने का जो भी 12% बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कदम है। इसकी मदद से इंश्योरेंस कंपनीज भी अब थोड़ा सा जो है ढंग से काम करेंगी। अब ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से आप जो है अपना क्लेम्स वगैरह को पास कर रहे हो या फिर उनको पकड़ के बैठे हो, डिले कर रहे हो, सारी चीजें, हरासमेंट हो रहा है किसानों का, वो सारी चीजें भी जो है इसकी मदद से रोकी जाएंगी। अगला, for tomato, potato and onion crops to bridge price difference between producer and consumer during peak time of harvesting, government will now bear the cost of transportation and storage for work done
बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। अब 3 आपके जो प्रोमिनेंट जो सब्जियां हैं, एक हो गया टमाटर, दूसरा हो गया आलू और तीसरा हो गया प्याज। इनके जो क्रॉप्स हैं, जब इनका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब ये फसलें एकदम फ्रेश निकल कर आती हैं, जब इनकी उपज होती है और अल्टीमेटली फिर इनको मार्केट में भेजा जाता है, तो कई बार जो है हमको बहुत ज्यादा प्राइस का जो है वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। पता चला कि एक टाइम ऐसा आ गया कि ओनियन जो है वो 150 रुपए किलो बिक रहा है, और एक वक्त फिर ऐसा आ गया कि उसके 2 रुपए किलो जो है या 10 रुपए किलो भाव नहीं मिल रहा है। और उसके चलते फिर जो है ये हो रहा है कि किसान अपनी जो उसने इनपुट लगाया था वो भी नहीं निकाल पा रहा। इतने प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है उसको रोका जा सके, प्राइस डिफरेंस जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जितने में आदमी प्रोड्यूस कर रहा है और जितने में इंसान खरीद रहा है, उसके बीच में जमीन आसमान का प्राइस डिफरेंस ना हो जाए, फ्लक्चुएशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर भी ना चले जाए और एकदम एकदम आपका लोएस्ट लेवल पर भी ना चला जाए। ये भी ना हो कि जो आपका प्याज है वो 2 रुपए किलो बिकने लगे, और ये भी ना हो कि 200 रुपए किलो बिकने लगे। अगर किसान ने 20 रुपए लगाए थे तो उसको 40 रुपए कमा भी सके, और जो खरीदार है वो भी फिर 40 नहीं तो 45 रुपए 50 रुपए किलो में जो वो खरीद सके। इस तरीके की जो है स्थिति इंश्योर करने के लिए अब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि पीक टाइम जब हार्वेस्टिंग का होता है, उस वक्त में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है और जो स्टोरेज का खर्चा है, किसान की जो आपकी फसल है उसको जब आपने खेत से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लाना, या फिर मार्केट में ले जाने के पहले कहीं पर उसकी जो बड़ी मात्रा में अगर बम्पर पैदावार हुई है उसको फिर कहीं पे स्टोर करके रखना है, उसका जो सारा का सारा खर्चा है जो नोडल एजेंसीज के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा, वो सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार जो है खुद उठाएगी। ये खर्चा आप किसानों से को नहीं बियर करना पड़ेगा। ये सारा खर्चा जो है सेंट्रल नोडल एजेंसीज वगैरह की मदद से केंद्र सरकार अपने जिम्मे ले रही है। अब ये सारा पैसा जो किसान का बचेगा, तो इसके चलते फिर जो भी है वो एक्स्ट्रा अपना जो जिस पे भी कीमत पे बेचता है, वो एक्स्ट्रा पैसा जो खर्चा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का उसको लग रहा था, वो सारा का सारा बचेगा और वो सीधे सीधा उसकी जेब में जाएगा। तो ये भी उसके लिए एक फायदेमंद सौदा साबित होने वाला है। अगला, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, और मेंस आंसर राइटिंग में आप अगर आप इनको कोट करते हो तो इससे आपका जो इफेक्टिव आंसर है वो बनकर तैयार होगा। एंड इन स्कीम्स के बारे में खास तौर पर आपने पीएम किसान सम्मान निधि हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, एमएसपी हो गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है क्योंकि इनका जिक्र जो है इस मीटिंग में किया गया। लास्टली ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट की मदद से आपका असेसमेंट वगैरह किया जाता है, या इसको फैसला लिया गया, इसकी मदद से ये सारी चीजें होंगी, एक्यूरेसी मिलेगी आपको, हरासमेंट रुकेगा एंड करप्शन वगैरह से बचा जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को भी आप कोट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो 12% वाला जो लगाया गया है, इसकी मदद से इंश्योरेंस कंपनी का भी जो आपका किसानों का हरासमेंट या करप्शन था, इसको रोका जा सकता है। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की कॉस्ट है, सरकार खुद उठा के किसानों को जो है ज्यादा प्रॉफिट 3 पर्टिकुलर सब्जियां, टोमेटो, पोटेटो और ओनियन के केस में देने का फैसला उन्होंने लिया है। इसका भी फायदा जो है किसान को कहीं ना कहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार इसरो से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसे। A batch of cowpea seed known as lobia has been successfully sprouted in space by ISRO days after it was taken into space। तो पहला तो ये कि काउपी सीड, जिसको हम लोग सामान्यतः भारत में लोबिया के नाम से जानते हैं, इसरो वाले इसको स्पेस में लेकर गए थे और वहां पर इसको स्प्राउट करवा लिया गया है, यानी कि वहां पर इसको अंकुरित करवा लिया गया है। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इससे एक बात जो है, एक पर्टिकुलर रास्ता अब जो है शुरू होता है कि कल को अगर हम लोगों को अपने एस्ट्रोनॉट्स को अगर स्पेस में काफी लंबे वक्त तक रखना पड़ा, या कल को अगर चांद पे आपने अपनी कॉलोनी बना ली 40-50 साल में, तो वहां पर जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने की दिशा में सबसे पहला कदम है। एक तो यह है कि आप जितना भी खाने पीने का सारा सामान है वो धरती से लेकर जाओ। दूसरा यह है कि अगर कुछ खाने पीने का सामान वहां पर आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो वो अपने आप में जो है काफी हेल्पफुल साबित होगा। उससे आपका जो पे लोड है उसका वजन कम हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये जो जर्मिनेशन यहाँ पे कर पा रहे हैं, लोबिया या फिर जो काउपी सीड है इसका जर्मिनेशन कर लिया, इसको अंकुरित करवा लिया, तो इसका मतलब यह है कि कल को अगर फ्यूचर में हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, ये जर्मिनेशन वगैरह की मदद से कल को हम लोग शायद स्पेस में फिर अपना जो है क्रॉप वगैरह उगा भी सके, और अगर ये उगा सके तो फिर हमारे खाने पीने की जो जरूरत है, फूड सिक्योरिटी जो है स्पेस में, या फर्दर कल को अगर लूनर कॉलोनी बनाते हैं तो वो सॉल्व करने की दिशा में हम लोग इसको अपना पहला कदम जो है, बेबी स्टेप या इन्फेंट स्टेप जो है वो कह सकते हैं। तो पहला तो ये समाचार। दूसरा ये कि इसरो हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म। अब भारत की जो पहली आपकी स्पेस रोबोटिक आर्म है, या फिर एक रोबोटिक आर्म है जो स्पेस में काम करेगी, इस तरीके की पहली आपकी रोबोटिक आर्म को इंडिया ने स्पेस में जो है ऑपरेट करके बता दिया है। ये आर्म्स बहुत काम आती हैं, इसकी मदद से आपका जो भी स्पेस स्टेशन वगैरह है उसके इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन और पूरी जो आपकी प्रोसेस होगी उसके ऑटोमेशन में काफी ज्यादा मदद जो है इस तरीके की रोबोटिक आर्म्स वगैरह की मदद से मिलेगी। अब ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट थे, रोबोटिक आर्म का सक्सेसफुली ऑपरेशन और जो ये आपका काउपी सीड या फिर लोबिया जो है इसका अंकुरित करना या इसका जो जर्मिनेशन है,
इस या इसका जो स्प्राउटिंग वगैरह है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स दे वर टेकन इनटू स्पेस एज पार्ट ऑफ 24 पेलोड्स फ्लोन ऑन PSLV C60 स्पेसएक्स मिशन। तो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो एक रॉकेट है, इसके ऊपर एक C60 स्पेसएक्स मिशन जो है वो भेजा गया था। इसमें 24 के करीब पेलोड्स जो है स्पेस में पहुंचाए गए थे। उसमें से एक पेलोड में जो है ये आपका काउपी का एक्सपेरिमेंट किया गया है और एक पेलोड जो है इसमें आपका स्पेस में रोबोटिक आर्म जो है इसको ऑपरेट कर बताया गया। स्पेसिफिकली इस न्यूज में हम लोगों का जो फोकस है, ये जो काउपी सीड का जो जर्मिनेशन किया गया इसी के ऊपर रहने वाला है। The seeds were germinated in crops module developed by Vikram Sarabhai Space Center। अब ये जो सीड्स का जो जर्मिनेशन किया गया है, जो सीड्स वगैरह को अंकुरित किया गया है, एक मॉड्यूल पूरा का पूरा बना के भेजा गया था जिसका नाम रखा गया था क्रॉप्स, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी का मतलब क्या कि ऑर्बिट में इस मॉड्यूल को हम लोग डालेंगे, इसमें प्लांट्स वगैरह का जर्मिनेशन करवाया जाएगा और फिर वहां पर ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो है नहीं, या माइक्रो ग्रेविटी आप कह सकते हैं। तो इसने जब ग्रेविटी लगभग नील के आसपास है, ऐसी परिस्थिति में जब आपका एक पूरा का पूरा मॉड्यूल चारों तरफ एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, उसमें जर्मिनेशन जब होगा इन सारी सीड्स वगैरह का, तो वो किस तरीके से निकल कर आता है, प्लांट वहां पे किस तरह से बिहेव करता है, किस तरीके से जो ग्रो करता है, वो सारी चीजें स्टडी करने के लिए मॉड्यूल बनाया गया था, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, और इसी को शॉर्ट में जो है क्रॉप बोला गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो है इसको डेवलप किया गया था। डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई, यहां पे लिखना मैं शायद भूल गया, स्पेस सेंटर आपका जो है यहां पर इसको डेवलप किया गया था। It is designed as a fully automated system. A 5 to 7 day experiment is planned to demonstrate seed germination and plant sustenance until 2 leaf stage in a microgravity environment. तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसको बस वहां पर ले जाकर आपको ऑर्बिट में रखना है और ये एक्सपेरिमेंट जो है वहां पे फिर अपने आप शुरू कर देगा, और उसके बाद में फिर जो भी चीजें हैं सारा ऑब्जर्वेशन, डाटा रिकॉर्डिंग वगैरह सारा जो है खुद अपना कर सकता है। अब इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि 5 से 7 दिन का जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें सबसे पहले तो आपका जो बीज है वो अंकुरित होता है कि नहीं होता है वो आपको देखना है। एक बार जब जर्मिनेशन हो गया या अंकुरित हो गया, उसके बाद में उसमें से कम 2 पत्तियां आ जाएं, उस पर्टिकुलर स्प्राउट में से 2 पत्तियां निकल जाएं, तो 2 पत्तियां हम लोग सस्टेन कर सकते हैं या नहीं, या फिर वो कम से कम तब तक जिंदा रहता है कि नहीं रहता माइक्रोग्रेविटी में, जब तक उसमें 2 पत्तियां आ जाती कि नहीं आ जाती। ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जो है जिम्मेदारी आपको इस क्रॉप्स मॉड्यूल में दी गई। अब क्योंकि मैं समाचार थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये जो 2 पत्तियों वाला इनका जो एक्सपेरिमेंट ये करना चाहते थे वो अचीव हो गया है, और इसरो ने सक्सेसफुली जो है जर्मिनेट करवाकर उसमें से 2 पत्तियां जब तक उग नहीं जाती तब तक इस सीड को वहां पर जिंदा भी रखा है, और उसके भी इनफैक्ट आगे जो है इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली जो है ये लोग लेकर चल रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी। मैं अब आपको इसकी एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये वो लोबिया के बीज हैं, ये वो लोबिया है जिसको वहां पे जर्मिनेट करवाया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई पत्ती वत्ती कुछ नहीं निकली है। अब जो भी इसको थोड़ा बहुत गीला किया गया होगा, उस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई होंगी कि अंकुरित हो सके, वो परिस्थितियां यहाँ पे क्रिएट की गई और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। इनका ये ख्याल था कि जर्मिनेशन होना चाहिए और 2 पत्तियों की स्थिति जो है तब तक आपको इसको सस्टेन करना है। अब अगला देखिए, ये देखिए, ये वही पर्टिकुलर आपका जो है बीज है, और उसमें से ये देखिए 2 पत्तियां जो है इन्होंने उगा ली, और 2 पत्तियों को उगाकर ये बकायदा ये एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने सस्टेन कर लिया। इस तरीके से देखिए, यहां पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, और भी जो दूसरे आपके बीज हैं उसमें से भी अंकुरित किया गया है। ये देखिए, इसमें भी 2 पत्तियां आ रही हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर में कवर नहीं हुआ, मगर इसमें 1 पत्ती दिख रही है। प्रोमिनेंटली अपन इसी सीड के ऊपर फोकस करते हैं। इसके पहले वाले में देखिए, यहां पर जब इसमें से एक भी पत्ती नहीं आई थी, इसका अंकुरित होना शुरू हुआ था। यहाँ पे इसको अंकुरित करवा रहे हैं, इसको अंकुरित करवा रहे हैं। ये पूरे मॉड्यूल में जो है ऐसे कई सारी आपकी ये बीज रखे गए थे, तो 3 बीज जो है प्रोमिनेंटली अंकुरित हुए थे, उसमें अपन इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कितना अच्छे से जो है अंकुरित होकर निकल कर आया है। और माइक्रोग्रेविटी में अगर आप इस तरीके से अपना अंकुरित करवा सकते हो, आज की तारीख में अगर आपका स्प्राउटिंग वगैरह करवा सकते हो, तो ये पहला कदम या पहला बेबी स्टेप माना जा सकता है कि कल को आप शायद स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में अपना खुद का क्रॉप भी उगा सकते हो, खुद की आपकी फसलें भी लगा सकते हो। एंड इसकी मदद से अगर कल को आपने लूनर कॉलोनी बनाई, कल को मार्शियन कॉलोनी बनाई, या कहीं और अगर इस तरीके की एक्सप्लोरेशंस वगैरह किए गए, तो नो डाउट कि कल को शायद ये जो है ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये पहला कदम साबित हो ऐसी जगहों पर सेल्फ सस्टेनिंग हमारा क्रॉप की फील्ड्स वगैरह लगाने में, खेती वगैरह को सक्सेसफुली अचीव करने की, टेक्नोलॉजी को अचीव करने में। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और इसके लिए हमें हमारे साइंटिस्ट वगैरह पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा जो है काम करके बताया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।
सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 6 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।